आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। हिस्टोग्राफी को समझ रहे हैं और आज हम कॉजेशन देखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्विटर पे मैं आ गया हूं, ये रही मेरी आईडी। दोस्तों इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, तो आप यहां से पीडीएफ ले सकते हैं। स्टडी ग्लोस के नाम से चैनल है। तो हिस्टोग्राफी में जनरलाइजेशन तो कल हमने कंप्लीट कर लिया था और आज हम कॉजेशन देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट। देखिए, कॉजेलिटी, कॉजेशन, कॉजेशन का मतलब आप समझ रहे हैं। हिस्टियोग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट है जो हिस्ट्री को स्टडी कर रहा है, कैसे हिस्ट्री लिखी जाती है। तो उसमें दूसरा पॉइंट आता है आपका कॉजेलिटी। कॉजेलिटी होती क्या है? देखिए, हर एक चीज का एक कॉज होता है, समझ रहे हैं। अगर हम डेफिनेशन पे जाए तो इट इज द कंडीशन नेसेसरी एंड सफिशिएंट। बहुत ध्यान से, नेसेसरी और सफिशिएंट, ये दो वर्ड बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर ब्रिंगिंग अबाउट द गिवन इवेंट। तो क्या? नेसेसरी, सफिशिएंट, इवेंट। ये वो कंडीशन है जो किसी इवेंट के लिए नेसेसरी और सफिशिएंट हो। आप समझे? मतलब कहने का मतलब क्या है, हर एक चीज का कॉज होता है, ठीक है। और हिस्ट्री में कॉज की इंपॉर्टेंस बहुत इनफैक्ट सबसे ज्यादा है। अगर उसका कोई कॉज नहीं होगा तो उसका कोई इफेक्ट होगा। मतलब नो कॉज नो इफेक्ट नो इवेंट, समझ रहे हैं। तो किसी भी इवेंट को पूरा करने के लिए, पूरा होने के लिए कॉज की जरूरत होती है। फर्ज करिए आप किसी एग्जाम में फर्स्ट आए, उसका कॉज क्या है? आपने बहुत मेहनत की, यह कॉज है, ध्यान रखिएगा। आप एग्जाम में फर्स्ट आए, आपने एग्जाम में टॉप किया, तो आपने क्यों किया? क्योंकि आपने मेहनत की। सो व्हाट इज द कॉज? द कॉज इज हार्ड वर्क। और बिकॉज ऑफ योर हार्ड वर्क यू केम फर्स्ट। तो फर्स्ट टर्न आपका इवेंट हुआ, एक इवेंट हुआ ना, आपकी पहली पोजीशन है, घर वाले खुश। अब ये आपकी नेसेसरी कंडीशन है एंड सफिशिएंट भी है। इट इज नेसेसरी फॉर यू टू डू हार्ड वर्क। ये जरूरत है कि आप हार्ड वर्क करें फर्स्ट आने के लिए, और यही सफिशिएंट हो जाएगी। लेकिन दोस्तों मान लीजिए कि आप फर्स्ट मेहनत से नहीं आए, आप फर्स्ट आए, आपने पैसे दे दिए एग्जामिनर को, या आपने कुछ घपला कर दिया। आप बहुत बड़े बाप के बेटे हैं, आप नहीं, कोई मान लीजिए बहुत आपके पिताजी अमीर हैं, आपने खूब पैसे दे दिए और तब फर्स्ट आ गए। ऐसे हमने देखा था ना, वो जब बिहार के केसेस होते, टॉपर्स को कुछ नहीं आता था, ठीक है। या कोई आपकी जगह कोई और एग्जाम में बैठ गया, तो वो कॉज होगा, लेकिन क्या वो सफिशिएंट होगा? नहीं। इसका एक और एग्जांपल हम लेते हैं, ठीक है। कि मान लीजिए कि किसी इंसान को हार्ट अटैक आया, अब उस इंसान को हार्ट अटैक आया, उसकी मृत्यु हो गई, ठीक है। तो उसकी डेथ एक इवेंट है, लेकिन उसका कॉज क्या था? हार्ट अटैक। बट क्या वो सफिशिएंट है? बिल्कुल। हार्ट अटैक से उसकी मृत्यु हुई और हार्ट अटैक सफिशिएंट था। नेसेसरी क्या था? हार्ट अटैक आना। सफिशिएंट क्या था? हार्ट अटैक। यानी कि हार्ट अटैक नेसेसरी भी था, सफिशिएंट था मृत्यु के लिए। लेकिन मान लीजिए कि उसका हार्ट अटैक आया, वो मर गया। अब उसको और भी बहुत सारी बीमारियां थी, उसको लिवर भी उसका खराब था, उसकी किडनी भी खराब थी। तो क्या ये सफिशिएंट हुआ? नहीं। अगर मान लीजिए हार्ट अटैक ना आता तो क्या वो मरता? बिल्कुल। तो क्या हार्ट अटैक यहां पे नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन हुई? बिल्कुल नहीं। आप समझे कि नहीं? किसी भी इवेंट के लिए नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन होनी चाहिए, यानी कि यही कॉज होता है, इसी को ही कॉजेलिटी कहते हैं। कि किसी के इवेंट होने के लिए किसी कॉज का होना, पक्के कॉज का होना बहुत जरूरी है। और उस कॉज की कंडीशन क्या होनी चाहिए? नेसेसरी एंड सफिशिएंट। एक इंसान को अगर सिर्फ हार्ट अटैक आ रहा है, वो बिल्कुल स्वस्थ है, तो यानी कि हार्ट अटैक उसकी नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन है। लेकिन मान लीजिए कि उसको हार्ट अटैक आया, ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए उसको हार्ट अटैक नहीं आता, तब वो क्या नहीं मरता? अगर वो बहुत बीमार है, उसको कैंसर है, उसको बहुत सारी, तो हार्ट अटैक नहीं आता तब भी वो मरता। तब उस केस में क्या हो जाएगा? ये नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन नहीं होगी, हार्ट अटैक। आप समझे? तो यहां पे दोस्तों इसी को ही कॉजेलिटी आप कह सकते हैं। ये कंडीशंस है, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशंस फ्रॉम ब्रिंगिंग अबाउट द इवेंट। अगर कोई कॉज नहीं होगा, कोई इफेक्ट नहीं होगा, कोई इवेंट नहीं होगा। आप समझ रहे हैं? जैसे विटामिन ए की डेफिशिएंसी से आपको नाइट ब्लाइंडनेस होती है,
तो विटामिन ए आपका कॉज हो गया। अगर विटामिन ए की डेफिशिएंसी है तो आपको नाइट ब्लाइंडनेस हो गया, आप अंधे होंगे। लेकिन मान लीजिए विटामिन ए है ही नहीं तो नाइट ब्लाइंडनेस भी नहीं होगा। आप समझ रहे हैं, कॉज ही नहीं है तो इफेक्ट ही नहीं होगा। फर्स्ट आने के लिए आपने बहुत मेहनत की, लेकिन आप मेहनत मत करिए, आप फर्स्ट ही नहीं आएंगे। तो नो कॉज नो इफेक्ट नो इवेंट, समझे? ये है आपकी कॉजेलिटी। आई होप मैंने इसको बहुत ही सिंपल तरीके से आपको समझा दिया, ठीक है। इसमें 3 पॉइंट हम देखते हैं। सबसे पहले तो ये होता है, फर्स्ट पॉइंट ये होता है जब कॉजेलिटी की हम बात करते हैं, रिलेशनशिप ऑफ नेसेसिटी इज सिग्निफिकेंटली डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ सफिशिएंसी। जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि जरूरी नहीं है, नेसेसरी और सफिशिएंट ये दो अलग अलग चीजें हैं। और अभी मैंने बताया कि इवेंट के लिए दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, नेसेसरी और सफिशिएंट ये दोनों चीजें होनी चाहिए। बट जरूरी नहीं हो कि एक कंडीशन नेसेसरी हो तो वो सफिशिएंट भी हो। हार्ट अटैक का एग्जांपल ही आप लीजिए। हार्ट अटैक में मैंने क्या बोला कि एक इंसान को हार्ट अटैक हुआ, अब अगर वो बिल्कुल स्वस्थ है और उसकी मौत खाली हार्ट अटैक से हुई है तो वो नेसेसरी भी है और सफिशिएंट भी, दोनों है। लेकिन मान लीजिए कि वो बहुत बीमार है और उसको हार्ट अटैक हुआ, तो ठीक है, नेसेसरी तो है ही, मरा वो बिल्कुल नेसेसरी है, हार्ट अटैक नेसेसरी है, हार्ट अटैक से उसकी मौत हुई। लेकिन मान लीजिए अगर हार्ट अटैक नहीं आता तो क्या उसकी मौत नहीं होती? बिल्कुल होती, तो वो सफिशिएंट नहीं होगा। समझे कि नहीं? ये है दूसरा पॉइंट। दोस्तों क्या है दूसरा पॉइंट? ये है कि किसी भी इवेंट को होने के लिए नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन ये सेटिस्फाई होनी चाहिए, ठीक है। ये कॉज की बेसिक कंडीशन होती है। द कॉज इज कंसिडर्ड टू बी कंडीशन दैट इज बोथ नेसेसरी एंड सफिशिएंट। समझ रहे हैं? वो मैंने आपको अभी बता दिया। तीसरा पॉइंट क्या है दोस्तों? तीसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट। तीसरे पॉइंट की बात करें कि कांस्टेंट कंजंक्शन इज नॉट एन एडिक्वेट इंडिकेटर ऑफ अ कॉजल रिलेशनशिप। ये मैं इग्नू की ही किताब से आपको समझा रहा हूं, बहुत बढ़िया किताब, उसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो द कांस्टेंट कंजंक्शन इज नॉट एन, मैं फिर से बोल रहा हूं, एडिक्वेट इंडिकेटर ऑफ कॉजल रिलेशनशिप। यानी कि कांस्टेंट कंजंक्शन इज एन इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेबल एट्रीब्यूट ऑफ द कॉजेशन। आप समझ रहे हैं इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि जरूरी नहीं है कि बहुत सारे जो आपके कंडीशंस हैं वो किसी इवेंट को जन्म दे, ठीक है। कंजंक्शन मतलब ढेर सारे इवेंट, जुड़ना इवेंट्स का, ठीक है। वो जरूरी नहीं है जो इतने सारे कॉज हो रहे हैं वो किसी बहुत बड़े इवेंट को जन्म दे दे। जैसे 1947 में ब्रिटिशर छोड़ के गए, बहुत सारे इवेंट हुए, ढेर सारे इवेंट हुए, ठीक है, बहुत सारे कॉजेस थे। लेकिन 1947 में मान लीजिए कि ऐसा तो नहीं है कि इसमें ये इन सारे कॉजेस की वजह से ब्रिटिशर छोड़ के चले गए, बिल्कुल नहीं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे वर्ल्ड वॉर टू के बाद ब्रिटिशर की हालत खस्ता हो गई और ब्रिटिशर छोड़ के चले गए। उसके बाद भारत में बहुत सारे मूवमेंट भी हुए। अब मान लीजिए वर्ल्ड वॉर 2 नहीं होता तो क्या ब्रिटिशर छोड़ के जाते? शायद नहीं जाते। आप समझ रहे हैं? वर्ल्ड वॉर 2 हुआ, एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ जिसने एक बड़े इवेंट को जन्म दिया। छोटे छोटे इवेंट जुड़ के बड़ा इवेंट बनाते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि ये सारे छोटे इवेंट किसी बड़े इवेंट को जन्म दे। ये सारे कॉजेज जो है किसी एक इवेंट को जन्म दे। आप समझ रहे हैं? तो ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगा। आप अपना एग्जांपल लेके देख लीजिए। मान लीजिए कि आपने दिन भर बहुत काम किया, बहुत सारी चीजें की, बहुत सारी कंडीशंस है, ठीक है। एक कंडीशन है कि आपको पढ़ाई करनी है, आपने पढ़ाई की। एक कंडीशन है कि चलो बोर हो गए, टीवी देखना, आपने टीवी देखा। फिर आपको भूख लगी, आपने खाना खाया। अब शाम को 7 बजे आपका झगड़ा हो गया। अब वो क्या, ये सारे कंडीशंस जो हैं, ये जो आपने किया, क्या वो झगड़े का कॉज है? बिल्कुल नहीं। झगड़े का कॉज ये तो है नहीं। खाना खाना क्यों झगड़े का कॉज? किसी से आपका झगड़ा हो गया तो खाना खाना क्यों कॉज हो गया? नहीं है ना। कॉज कुछ भी हो सकता है आपने उसकी गाड़ी ठोक दी हो सकता है आपने उससे बदतमीजी से बात कर दी हो। तो आप समझ रहे हैं, जरूरी नहीं है कि ढेर सारी कंडीशन एक बड़े इवेंट को जन्म दें। इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट है, लेकिन इट इज नॉट नेसेसरी कि जो कांस्टेंट कंजंक्शन हो वो एक एडिक्वेट इंडिकेटर हो कॉजल रिलेशनशिप में। समझे? कभी कभी इवेंट्स जो होते हैं सीक्वेंशियल ऑर्डर में लिस्ट किए जाते हैं, लेकिन वो किसी इवेंट का एक्सप्लेनेशन नहीं है। अभी मैंने आपको आप ही का एग्जांपल दिया कि मान लीजिए कि आपका 7 बजे झगड़ा हुआ। अब सुबह से लेकर शाम तक आपने बहुत सारा काम किया, लेकिन क्या वो इसको एक्सप्लेन कर देगा कि आपके झगड़े को? बिल्कुल नहीं।
जब मान लीजिए कि आपने किसी का मर्डर कर दिया, ठीक है, अब किसी का मर्डर कर दिया तो आपसे पुलिस आई पूछताछ करने। अब आप ये थोड़ी ना बोलेंगे कि मैं खाना खाने गया था, पुलिस बोले कि भैया मर्डर क्यों किया, मैं खाना खा रहा था, मैं बाथरूम गया था। अरे इससे क्या लेना देना, ये तो इवेंट है ना, बहुत सारे इवेंट हैं। मेन कॉज क्या है, क्यों मर्डर किया, बदला लेना था इसलिए मर्डर कर दिया, है कि नहीं, ये मेन कॉज हुआ। तो इट इज नॉट नेसेसरी कि कभी कभी जो इवेंट आप करते हैं, मतलब जो सीक्वेंशियल ऑर्डर में चीजें रहती हैं, वो आपके जो इवेंट हो रहा है उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो, ठीक है। तो कॉज के लिए दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट, कॉज के लिए नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। 3 पॉइंट मैंने आपको बता दिए, ओके। अब हम आगे बढ़ते हैं। कॉजेशन, चलिए मैंने आपको बता ही दिया है। सोशल साइंसेस की बात करते हैं, यहां पे कॉज कैसे डिफर करता है। देखिए कॉज यहां पे हम हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव में पढ़ रहे हैं। कॉजैलिटी जो है वो हर सब्जेक्ट में पढ़ाई जाती है। साइंस में कॉजैलिटी आसान होती है क्योंकि साइंस में आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। नेचुरल साइंस की बात करें, फिजिक्स, मैथ्स, केमिस्ट्री में बाकायदा आप एक्सपेरिमेंट करते हैं। कॉज आप समझ रहे हैं ना, कोई भी, जैसे आप मान लीजिए कि आपने किसी को पीट दिया उठा के, तो उसका कॉज रहा होगा ना। तो ऐसे ही साइंस में भी होता है। अर्थक्वेक आया, उसका कॉज क्या है, ठीक है। कहीं पे कुछ हुआ, कोई नेचुरल डिजास्टर, न्यूक्लियर डिजास्टर, उसका कॉज क्या है, ठीक है। न्यूक्लियर बॉम्ब फोड़ा, उसका कॉज क्या है। मतलब साइंटिफिक, अगर साइंस में आप एक्सपेरिमेंट से ये सारी चीजें निकाल सकते हैं। इलेक्ट्रॉन कैसे बिहेव करता है, कोई केमिकल कैसे बिहेव करता है, साइंस में आसान है। सोशल साइंस में कैसे निकालेंगे, बहुत मुश्किल है। हिस्ट्री में कैसे निकालेंगे, बहुत मुश्किल है, समझे कि नहीं। सोशल साइंस मतलब सोसाइटी में, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, ज्योग्राफी तो नहीं, हिस्ट्री हो गया, सोशियोलॉजी हो गया। मान लीजिए कि कोई जैसे अब देखिए कोई इलेक्ट्रॉन कैसे बिहेव कर रहा है, ठीक है, एटम कैसे बिहेव कर रहा है। आप फिजिक्स, मैथ्स में तो, केमिस्ट्री में तो आप कर लेंगे आसानी से। लेकिन मान लीजिए कि एक क्राउड है, ठीक है, उसने मॉब लिंचिंग कर दी, तो आप इसको कैसे पता लगाएंगे, नहीं पता लगा पाएंगे ना। साइंस में हम पहले से एक्सपेरिमेंट करके प्रेडिक्ट कर सकते हैं, इसमें नहीं कर सकते। आप कैसे पता लगाएंगे, कैसे आप एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते। या तो आप लैब में इस तरीके का माहौल सेटअप करें, लेकिन जब तक ये इवेंट हो नहीं जाएगा, जब तक मॉब लिंचिंग हो नहीं जाएगी, तब तक आप पता ही नहीं लगा सकते ना कि इसका सोशल कॉज क्या था, समझ रहे हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है, सोशल साइंसेस की बात करें तो जब तक इवेंट हो नहीं जाता तब तक हम इसको पता नहीं लगा सकते। कभी कभी, कई बार ऐसा होता है। तो सोशल साइंस में एक्सपेरिमेंट करना, या आई एम सॉरी ये स्पेलिंग गलत हो गई, बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। तो जहां कॉज आता है सोशल साइंसेज में, तो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है, ठीक है, ये चीज। अब सोशल साइंस साइंटिस्ट कैसे कॉज को कैसे स्टडी करते हैं, 2 तरीके हैं। एक है मेथड ऑफ एग्रीमेंट और एक मेथड ऑफ डिफरेंस। मेथड ऑफ एग्रीमेंट की बात करते हैं। मेथड ऑफ एग्रीमेंट की बात करें तो यहां पे वो कंडीशन देखी जाती है जो कि हर इंस्टेंसेस में प्रेजेंट हो। जहां पे इवेंट हुआ है वो कंडीशन हर इंस्टेंसेस में प्रेजेंट हो। जैसे कि मान लीजिए कि मॉब लिंचिंग का हम एग्जांपल लेते हैं। मॉब लिंचिंग हुई, ठीक है, हर जगह मॉब लिंचिंग हो रही है। तो अगर मॉब लिंचिंग हो रही है तो क्यों हो रही है, कोई इंसान ने धर्म के खिलाफ बोल दिया। और अगर हर जगह मॉब लिंचिंग इसी वजह से हो रही है तो इसका मतलब मेन कॉज क्या है, धर्म, ठीक है। लेकिन कई बार डिफरेंस हो जाता है। कई बार मान लीजिए कि 50 जगह तो धर्म की वजह से हुई, 5 जगह किसी और की वजह से हुई। 5 जगह में से इस वजह से मॉब लिंचिंग हुई क्योंकि बच्चा उठाने वाले, र्यूमर फैल गई थी कि बच्चा उठाने वाले आ गए, ये डिफरेंस हो गया। एक जगह तो हम सेम इंस्टेंस देख रहे हैं, सेम इवेंट देख रहे हैं, दूसरी जगह अलग देख रहे हैं, तो हम इन दोनों को लेते हैं, मेथड ऑफ एग्रीमेंट और मेथड ऑफ डिफरेंस। जब भी सोशल साइंसेज में हम कॉज की बात करते हैं तो हम दोनों को लेते हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव इंस्टेंसेस क्या हुए हैं, कैसे हुए हैं, एक इवेंट जो है वो क्यों अकर हुआ है, हम दोनों को देखते हैं, समझे कि नहीं आप। इसमें आप पॉलिटिक्स का एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए अब किताब में जैसे पॉलिटिक्स का एग्जांपल लिया कि कांग्रेस ने बहुत सारे वोट जीते, मतलब कांग्रेस बहुत जगह इलेक्शन जीत के आई। अब कांग्रेस इलेक्शन जीत के आई तो क्या फैक्शनलिज्म कारण था उसका। बहुत टाइम से अगर मान लीजिए कि कोई पार्टी इलेक्शन जीत रही है, कांग्रेस ही बहुत टाइम से इलेक्शन जीत रही है, तो क्या फैक्शनलिज्म का कारण था, बिल्कुल नहीं। लेकिन मान लीजिए कहीं वो हार गई तो क्या फैक्शनलिज्म का कारण था, हो सकता है। मान लीजिए जहां पे वो हारी है वहां पे रूरल परसेंटेज बहुत ज्यादा था, गांव में हारी है,
और ऑपोजिशन पार्टी ने फैक्शन को एक इंपॉर्टेंट मुद्दा बनाया, तो क्या वो कारण है? बिल्कुल। तो ये होता है आपका मेथड ऑफ एग्रीमेंट एंड डिफरेंस। समझ रहे हैं? अब इसका हिस्ट्री में बहुत 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 ज्यादा सिग्निफिकेंस है, क्योंकि दोस्तों हिस्ट्री हम कॉज को लेके ही चलते हैं। मैं हमेशा आपको बताता हूं ना, हिस्ट्री को स्टडी करना है तो किसी भी इवेंट को आप बिना कॉज के समझ ही नहीं सकते। सवाल ही कॉज पे पूछा जाता है, डिफरेंट कॉजेज ऑफ वर्ल्ड वॉर वन, हाउ दिस लेड टू दिस, इस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं। आप समझे कि नहीं? जैसे वर्ल्ड वॉर वन की बात करें तो वर्ल्ड वॉर वन का कॉज क्या है? अगर आप बहुत पहले जाएं तो वर्ल्ड वॉर वन का कॉज है यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी 1871 में। अच्छा, अब यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी का कॉज क्या है? फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन का कॉज क्या है? धार्मिक एंगल, रिलीजन। रिलीजन का कॉज क्या है? क्रिश्चियनिटी, इस्लाम। इस्लाम तो नहीं बोलेंगे अगर फ्रेंच रेवोल्यूशन की बात करें, क्योंकि फ्रेंच रेवोल्यूशन इसी वजह से हुआ था कि धर्म का बहुत ज्यादा हस्तक्षेप होने लगा था, और इसका भी कॉज राजा निरंकुश। तो हिस्ट्री में तो विदाउट कॉज ऑफ हिस्ट्री को तो स्टडी कर ही नहीं सकते। आप समझ रहे हैं? नेचुरल साइंसेस में चीजें आसान होती है। नेचुरल साइंसेस में आप नॉलेज को गेन कर सकते हैं टेक्नोलॉजिकल कंट्रोल से, लेकिन यहां पे जब तक वो चीजें हो नहीं जाती तब तक आप नहीं कर सकते। आप समझ रहे हैं? तो हिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब हिस्ट्री की बात कर रहे थे, हिस्टोरियंस एंड कॉजेशन। ठीक है, हिस्ट्री में सबसे पहले तो देखिए, प्रेडिक्शन को बिल्कुल अलग करना पड़ता है और एक्सप्लेनेशन को, ये दो अलग अलग चीजें हैं। कैसे? मैं आपको बहुत बढ़िया एग्जांपल बताता हूं। जो प्रेडिक्शन होता है, द एक्ट ऑफ प्रेडिक्शन इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ एक्सप्लेनेशन। याद रखिएगा कि हिस्ट्री में प्रेडिक्शन और एक्सप्लेनेशन ये एक कॉइन है। एक्सप्लेनेशन और प्रेडिक्शन एक सिक्के के दो पहलू हैं, लेकिन प्रेडिक्शन और एक्सप्लेनेशन दोनों डिफरेंट है। ठीक है? हिस्टोरियन मे नॉट ऑफर प्रेडिक्शन बट दे कैन प्रोवाइड कंप्लीट एक्सप्लेनेशन दैट व्हाई अ इवेंट हैड अकर्ड। आप समझे कि जरूरी नहीं है कि हिस्टोरियन प्रेडिक्ट कर दे, लेकिन एक इवेंट क्यों हुआ है वो एक्सप्लेन कर देगा। इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल आप देख सकते हैं कि हम प्रेडिक्शन कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि काले बादल हैं। ठीक है, काले बादल है, बारिश हुई, हमने ये प्रेडिक्ट किया कि अगले 6 घंटे में बारिश होगी, बारिश हो गई, हमने प्रेडिक्ट किया। लेकिन क्या हम उस इवेंट को एक्सप्लेन कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। एक्सप्लेनेशन अलग हो जाएगा। आप समझ रहे हैं? हम इवेंट को एक्सप्लेन नहीं, हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि ऐसा क्यों हुआ। किसी लड़के के चेहरे पे रेड स्पॉट है, हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि इसको मेजल्स होने वाला है, लेकिन प्रेडिक्शन के साथ साथ क्या हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ऐसा क्यों हुआ? नहीं। ठीक है, तो उसके लिए आपको, एक्सप्लेनेशन के लिए आपको पर्टिकुलर इवेंट को बहुत अच्छे से स्टडी करना पड़ेगा। आप समझे कि नहीं? सिंपल सा तरीका है कि जैसे अभी अमेरिका और चाइना के बीच में ट्रेड वॉर चल रहा है। अब हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि चाइना और अमेरिका के बीच में वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो सकता है, लेकिन ये तो प्रेडिक्शन है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है ना? लेकिन मान लीजिए हो गया, मान लीजिए होगा नहीं। वैसे आपको बता दूं, वर्ल्ड वॉर 3 नामुमकिन है होना, इम्पॉसिबल है, लेकिन मान लीजिए हो गया। ठीक है, तो हमारा प्रेडिक्शन सही बैठेगा। लेकिन क्या हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं? इवेंट होने के बाद कर सकते हैं। प्रेडिक्शन को आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते। समझ रहे हैं? हुआ कि ना हुआ जरूरी थोड़ी ना है, लेकिन इवेंट को आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये चीज आप समझे? तो इसीलिए बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमको एक्सप्लेनेशन को प्रेडिक्शन से बिल्कुल डीलिंक करना पड़ता है। हिस्टोरियन का ये बहुत अच्छे से करते हैं। समझ रहे हैं? हिस्टोरियन इसी से, ये एक्सप्लेनेशन और प्रेडिक्शन से पूरा कॉजेशन को रिडिफाइन कर देते हैं। दूसरी चीज, कभी कभी हिस्ट्री में एक इवेंट के लिए एक से ज्यादा कॉजल कंडीशन होती है। जैसे सबसे बड़ी एग्जांपल ये है कि व्हाट इज द कंडीशन दैट इज नेसेसरी फॉर दैट सर्कमस्टेंसेस। मान लीजिए कि कोई इसका सबसे बड़ी एग्जांपल ये होगा कि कोई एक घर है, उस घर में एक आतंकवादी छुपा है। अब उस आतंकवादी को मारने के लिए एक भीड़ उसको मारने के लिए निकल पड़ी। ठीक है, तो उस घर है, वो भीड़ मारने के लिए निकल पड़ी, लेकिन एट द सेम टाइम क्या हुआ, भीड़ ने घर पे हमला कर दिया, और एट द सेम टाइम बिजली जो है वो घर पे गिर गई। तो यहां पे क्या हुआ? दो कॉजल कंडीशन हो गई। एक तो भीड़ ने हमला किया और दूसरा बिजली गिर गई उस घर पे, तो वो टेररिस्ट तो मर गया। लेकिन क्यों मरा? भीड़ ने उसको मारा,
कि बिजली ने उसको मारा? ये हमको स्टडी करना पड़ेगा। तो जो कंडीशन नेसेसरी होती है, समझ रहे, समटाइम्स इट इज द कंडीशन इज नेसेसरी अंडर द सर्कमस्टेंसेस। कभी कभी हम कॉजेशन को सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से स्टडी करते हैं, ठीक है। हो सकता है उसके घर पे बिजली गिर गई हो सकता है उसको आतंकवादी के घर को भीड़ ने तहस नहस कर दिया हो, लेकिन हमको दोनों स्टडी करना पड़ेगा, तभी तो हम प्रॉपर एक्सप्लेन कर पाएंगे ना, ठीक है। हमको यह स्टडी करना पड़ेगा कि कौन सी कंडीशन पहले हुई, क्या भीड़ ने पहले हमला किया या पहले बिजली गिरी, कौन सी कंडीशन पहले हुई। सो दैट इज वी हैव टू स्टडी द कंडीशन दैट वाज नेसेसरी अंडर द सर्कमस्टेंसेस, और इसी से ऐसे ही हिस्ट्री को क्रिएट किया जाता है। तो हिस्ट्री में, हिस्टियोग्राफी में कॉजेशन एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसका आप 1947 वाला भी एग्जांपल ले सकते हैं, बहुत बढ़िया एग्जांपल है। 1947 सीरीज ऑफ इवेंट हुए, ब्रिटिश ने भारत को छोड़ा, बहुत सारे इवेंट हुए, लेकिन बहुत सारी चीजें हुई ना। कितने सारे कॉजेस थे, ढेर सारे कॉजेस थे। क्विट इंडिया मूवमेंट था, आप एक कॉज तो नहीं कर सकते ना। सो देयर आर मोर देन वन कॉजल कंडीशन। हिस्ट्री में ऑलवेज देयर आर मोर देन वन कॉजल कंडीशन, एक नहीं होती है। ब्रिटिश भारत को छोड़ के गए, क्यों छोड़ के गए? क्या नेवल रेटिंग्स म्यूटिनी की वजह से? हाँ, इमीडिएट कॉज था वो, लेकिन उससे पहले अगर क्विट इंडिया मूवमेंट नहीं होता तो क्या हम ब्रिटिशर हमको छोड़ के जाते? शायद नहीं। उसके बाद वर्ल्ड वॉर 2 नहीं होता, क्या ब्रिटिशर छोड़ के जाते? पता नहीं। नेवल रेटिंग्स म्यूटिनी नहीं होती, माउंट बैटन प्लान नहीं आया होता, सरकार अगर ब्रिटेन में चेंज नहीं हुई होती, विंस्टन चर्चिल नहीं गए होते, तो कितनी सारी कंडीशन है, और हम इन सारी कंडीशन को स्टडी करना है, और इसी कंडीशन को हम एक्सप्लेन करेंगे। और ये कंडीशन नेसेसरी है सर्कमस्टेंसेस पे। हम वो कंडीशन देखते हैं जो सबसे ज्यादा नेसेसरी होगी, ठीक है। कंडीशन नेसेसरी का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए कि भारत जो है, ठीक है, अब भारत में क्या हो रहा था कि 1945 में यहां पे जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ तो बहुत सारे इवेंट हुए। 1940 से लेकर 1947 तक ब्रिटिशर छोड़ के गए हमको, है ना। लेकिन ये कंडीशन नेसेसरी थी। कैबिनेट मिशन प्लान आया, क्विट इंडिया मतलब कैबिनेट मिशन प्लान तो 1946 में आया, क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ, मतलब सबसे पहले तो लाहौर रेजोल्यूशन पास हुआ, फिर शिमला कॉन्फ्रेंस हुई, फिर क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ, फिर कैबिनेट मिशन प्लान आया, इससे पहले राजगोपालाचारी, तो बहुत सारी चीजें हुई। ये कंडीशन नेसेसरी है, लेकिन क्या इसमें अमेरिका और सोवियत की कंडीशन नेसेसरी है? बिल्कुल नहीं। 1945 में यह भी हुआ, कोरियन वॉर भी चल रहा था 1950 में। तो या क्या ये सारी कंडीशन जरूरी है? बिल्कुल नहीं। हमको खाली नेसेसरी कंडीशन को देखना होता है सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से, समझ गए। तो ये चीज है। जो हिस्टोरियंस होते हैं उनको हमेशा एक्सटर्नल मटेरियल स्ट्रक्चर विद इन द पर्टिकुलर एक्शंस देखना पड़ता है, समझ रहे हैं। एक्सटर्नल फैक्टर्स और इंटरनल फैक्टर्स क्या होगा पूरा डिस्क्रिप्शन देना पड़ता है कि सारी कंडीशंस क्या हुई होंगी, रेंज ऑफ एक्शंस क्या हुए होंगे, तभी चीजें सही हो पाती हैं। किसी भी कॉम्प्लेक्स कंडीशन, कोई भी एक इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ तो देयर आर मेनी कॉम्प्लेक्स कंडीशंस ऑफ दिस, आप समझ रहे हैं। तो ये कॉजेशन पे लेक्चर था, छोटा सा चैप्टर है दोस्तों कॉजेशन का। अगर आप किताब पढ़ेंगे तो थोड़ा टेक्निकल चैप्टर है, मैंने आपको बहुत बहुत आसानी से समझा दिया है। अब हम कल बात करेंगे, कल की अगर बात करें तो कल मैं 2 चैप्टर साथ में लूंगा और दोनों को साथ में समझाऊंगा, ऑब्जेक्टिविटी एंड इंटरप्रिटेशन और हिस्ट्री, आइडियोलॉजी एंड सोसाइटी। फिर हम हिस्टियोग्राफी को एक दूसरे पर्सपेक्टिव में समझेंगे कि भारत में क्या चल रहा था और दुनिया में क्या चल रहा था, वो हम परसों देखेंगे। तो पढ़ते रहिए, खुश रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।